अब कोर्ट से डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होगी ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जजमेंट के थ्रू। ये जजमेंट अभी का है 6 मार्च 2025 का है, लेकिन कब तक नहीं होगी और अगर किसी को करवाना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तो उसकी गाइडलाइन भी इसके अंदर बताई गई है। लेकिन अगर किसी ने गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया तो उसकी डायरेक्ट कोर्ट से एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो चलो मैं आपको डायरेक्ट आपको गाइडलाइन दिखा देता हूं। छोटा ही जजमेंट है, सिर्फ 11 पॉइंट इसके अंदर बताए गए हैं। देखो, कोई आदमी जो था वो चला गया जी अपना कोर्ट के अंदर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। कोर्ट ने एक बार उसके आदेश दे दिए थे कि भाई इसकी एफआईआर जो है दर्ज कर दो, लेकिन सामने वाली पार्टी जब हाई कोर्ट गई तो हाई कोर्ट ने उसको कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया कि कोर्ट के पास में कोई पावर नहीं है कि ये पुलिस वालों को डायरेक्शन दे कि आप इसकी एफआईआर दर्ज करो। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया गया था किसने? ये जो ऊपर वाली जो कोर्ट थी, ठीक है, 420 और 120 के तहत में, यानी कि जो न्यायिक मजिस्ट्रेट था ना, इसने निर्देश दिया था। विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश को चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष एक भाई कैंसिलेशन याचिका को चुनौती देते हुए, और हाई कोर्ट ने विवादित आदेश द्वारा इसको कैंसिलेशन याचिका को खारिज कर दिया था जी। ठीक है कि भाई कोर्ट के पास में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने की कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्ट इसी के ऊपर गाइडलाइन जारी की है कि अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट से एफआईआर दर्ज करवानी है तो उसको पहले क्या गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, वो चीज़ देख लो। हमने प्रियंका श्रीवास्तव के इस मामले में देखा है, क्या देखा है कि 156 जो 3 हम लगाते हैं कोर्ट में लगाते हैं कि कोर्ट पुलिस को डायरेक्शन दे के आप इस मामले की एफआईआर दर्ज करो, उसके मामले हमारे राय में इस देश में एक ऐसा चरण आ गया जहां 156(3) सीआरपीसी के आवेदनों को आवेदक द्वारा विधिवत शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। अब जिन लोगों को ये नहीं पता 156(3) होता क्या है, अब वो नए कानून में बन चुका है 175 का 3। पहली चीज़ तो ये 156(3) ये होता है कि जब भी कोई मामला संज्ञेय मामला होता है और पुलिस वाले अगर उस मामले पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, एफआईआर नहीं कर रहे हैं, फिर हम जाते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास में कि मजिस्ट्रेट साहब वे पुलिस वाले इस केस के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। अब कोर्ट जो है 156(3) के तहत में पुलिस को डायरेक्शन देती है कि आप इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करो। तो बंदा भी 156(3) में इसीलिए गया, नए कानून में 175(3) ये हो गया है। लेकिन पहले गाइडलाइन ये बता दी कि इस मामले में बताया गया कि जब भी कोई व्यक्ति 156(3) की एप्लीकेशन लगा रहा है ना, सबसे पहले उसको अपना एक शपथ पत्र लगाना पड़ेगा, साथ में अपना एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि मैं पुलिस के पास गया था, पुलिस वालों ने इस मामले पर कार्रवाई नहीं की, इसलिए मैं कोर्ट में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आया हूँ और जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, कोर्ट को गुमराह नहीं कर रहा हूँ। पहले अपना शपथ पत्र, पहली चीज़ तो ये, तो जिसको करवानी है पहला शपथ पत्र नोट कर लेना। जो मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना चाहता है, इसके अलावा एक उचित मामले में विद्वान मजिस्ट्रेट को सत्य की पुष्टि करने की सलाह दी जाएगी और वह आरोपों की सत्ता को भी स्थापित कर सकता है। ये सारा हलफनामे के बारे में बताया गया। हलफनामा आवेदक को अधिक जिम्मेदार बना सकता है। हम ऐसा कहने के लिए बाध्य हैं क्योंकि इस तरह के आवेदन नियमित रूप से बिना किसी जिम्मेदारी के केवल कुछ व्यक्तियों को परेशान करने के लिए दायर किए जा रहे हैं। अब कोर्ट कह रही है कि हमने गाइडलाइन क्यों जारी की है कि आपको शपथ पत्र देना है, ये इसलिए कि जो बंदा सच्चा है वो शपथ पत्र दे देगा, लेकिन जो बंदा किसी को परेशान करने के लिए एफआईआर करवा रहा है तो वो फिर शपथ पत्र देने के बाद फिर वो फंस जाएगा जी, उसके ऊपर फिर मुकदमा बन सकता है 217 का। इसके अलावा यह तब और अधिक परेशान करने वाला भावुक हो जाता है जब कोई ऐसे लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है जो किसी वैधानिक प्रावधान के तहत आदेश पारित कर रहे हैं, यानी कि किसी सरकारी आदमी के खिलाफ भी लोग 156(3) लगाते हैं, जिसे उक्त अधिनियम के ढांचे के तहत या भारत के संविधान के 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है, लेकिन आपराधिक अदालत में समुचित लाभ उठाने के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता है। जैसे ही कोई व्यक्ति हिसाब बराबर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अरे क्या हो गया, साइड हो जा। अब आगे क्या बता दिया, आगे बता दिया हम पहले ही बता सकते हैं कि धारा 156(3) के तहत याचिका दायर करने से पहले धारा 154(1) और 154(3) के तहत पहले से आवेदन करना होगा। अब ये गाइडलाइन क्या बताइए, अब मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको दिखा देता हूँ कि इस लाइन का क्या मतलब बनता है। इस लाइन का मतलब ये बनता है कि अगर आप में से किसी को भी कोर्ट से एफआईआर दर्ज करवानी है 156(3) लगा के या 175(3) लगा के, जिसको ये चीज़ करनी है, अब उसको पहला काम क्या करना पड़ेगा। पहला तो जिस पुलिस स्टेशन का वो एरिया लगता है जहाँ पे क्राइम हुआ है, वहाँ पे 173 के 1 के तहत में पहले तो सूचना पुलिस को देनी पड़ेगी कि मेरे साथ में कोई ना कोई संज्ञेय अपराध हुआ है। उसके बदले पुलिस कह देगी, आपको एक रिसिप्ट दे देती है, जो एक पर्ची दे देती है, वो पर्ची आपके पास में होनी चाहिए। अगर पुलिस उस मुकदमे पे कार्रवाई नहीं करती है, 14 दिन तक का नॉर्मली टाइम होता है, 14 दिन तक अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, सेकंड स्टेप जो लेना होता है वो लेना होता है 173 का 4थे पॉइंट के तहत में आपको जाना पड़ेगा उस पुलिस स्टेशन का जो जी ऑफिसर होता है, गजटेड ऑफिसर जो होते हैं, यानी कि डीएसपी के पास में या फिर आप एसएसपी के पास में या एसपी के पास में आप जा सकते हो।
ठीक है, तो पहला प्रोसीजर पुलिस से आपको रिसिप्ट लेनी पड़ेगी। ये कार्रवाई नहीं करते हैं 14 दिन तक के अंदर अंदर भी, फिर आप जा सकते हो उसके एसपी के पास में 173 के 4 में, यहाँ पे भी आपको रिसिप्ट मिलेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं रिसिप्ट नहीं देते हैं, ऐसा कोई भी पुलिस वाला पूरे भारत में मना नहीं कर सकता है। डायरेक्ट आपको, अगर आप अपनी सूचना दे रहे हो तो आप उसको धड़ाके से बोलो जिसकी रसीद दे दो हमको कि हमने आपको सूचना दी है, कोई भी मना नहीं कर सकता है। अगर ये दोनों पर्ची आपके पास में है तब तो जाके आप कोर्ट से एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। दोनों पर्ची आपके पास में नहीं है तो फिर नहीं होगा। अगर एसपी भी उसके ऊपर 14-15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं करता है, फिर आप अपना एक एफिडेविट आपको तैयार करना होता है कि मैंने फलानी तारीख को एसएचओ को जानकारी दी थी, फलानी तारीख को मैंने एसपी को जानकारी दी थी, उसकी रिसिप्ट मेरे पास में है और इस हल्फनामे में मैं जो भी हल्फ कर रहा हूँ वो सब मैं जो है सच बता रहा हूँ, और ये कोर्ट के पास में उसको पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन देने का है पावर है, यानी कि जुडिक्शन में वो पुलिस स्टेशन है। अपना एक ऐसा एफिडेविट लगाना पड़ेगा, फिर कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन करने की, तब जाके 156(3) और 175(3) आपके काम आएगी। और अगर कोई डायरेक्ट चला गया यानी कि पहले पुलिस स्टेशन में नहीं गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन यही कहती है, ये वाली 6 मार्च वाली, कि उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा भाई। अब देख लो, आगे आगे दिखा देता हूँ। 156(3) के तहत आवेदन को हलफनामे दायर संपादित करने का निर्देश देने का वारंट इसलिए ताकि आवेदन करने वाला व्यक्ति सचेत रहे और यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करे कोई झूठा हलफनामा न बनाया जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार हलफनामा झूठा पाया जाता है तो वह कानून के अनुसार अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा। 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के अधिकार का आकस्मिक रूप से आह्वान करने से रोकना। इसके अलावा हम पहले बता चुके कि मामले के आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा भी इसकी सत्यता की पुष्टि की जा सकती है। हम ऐसा कहने के लिए बाध्य हैं क्योंकि वित्तीय क्षेत्र, वैवाहिक विवाद और पारिवारिक विवाद, वाणिज्य अपराध, चिकित्सा लापरवाही के मामले, भ्रष्टाचार के मामले और ऐसे मामले जहां आपराधिक अभियोजन शुरू करने में असामान्य देरी आलस्य है, जैसा कि ललिता कुमारी के मामले में दर्शाया गया है, संबंधित कई मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा विद्वान मजिस्ट्रेट को भी एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी के बारे में पता होगा। तो यानी कि अगर आप लोग भी एफआईआर दर्ज कोर्ट से करवाना चाहते हैं, चाहे मामला कैसा भी हो, पारिवारिक हो, कैसा भी हो, तो जो चीज़ मैंने बताई है, पहले पुलिस स्टेशन में फिर एसपी को, वो दोनों रसीद आपके पास में होनी चाहिए हल्फनामे के साथ, फिर जाके आपका 156(3) या 175(3) आपका लगने वाला जी, उससे पहले नहीं लगेगा जी। ठीक है, अब इस केस में क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, देखो 154 की उपधारा 154 की जगह नया कानून आ चुका है 173, यानी कि पहले 154 सीआरपीसी होती थी, के अनुसार संज्ञेय अपराध की घटित होने की सूचना पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को देनी होती है। इस मामले में स्पष्ट रूप से उक्त अनुपालन नहीं किया गया है, एसएचओ कोई जानकारी नहीं दी गई है। यह कहा गया कि पुलिस महानिरीक्षण ने, ये आईजी होता है, आईजी ने आर्थिक अपराध शाखा की शिकायत भेजी है और धारा 154(3) के तहत तभी लागू होती है जब पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को शिकायत प्रस्तुत किए जाने का, संज्ञेय अपराध से घटित होने के संबंध में पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को सूचना दी जाने के बाद, यानी कि थाने के एसएचओ को अभी तक जानकारी गई ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जी। अब आगे देखो क्या बताया, आगे यहां से बता देता हूं आपको मैं। इसके तहत अपने उपायों को समाप्त करना चाहिए और इसी शिकायत में उन कथनों को प्रस्तुत करना चाहिए जो समर्थन में दस्तावेज। हालांकि इस मामले में दूसरे प्रतिवादी ने उपायों को समाप्त नहीं किया। मामले के इस दृष्टिकोण से हम पाते हैं कि विद्वान मजिस्ट्रेट और हाईकोर्ट दोनों ने प्रियंका श्रीवास्तव के मामले में इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। इसलिए हम दोनों विवादित आदेश को रद्द करते हैं और विवादित न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के आधार पर उठाए गए सभी कदमों को रद्द करते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि हम भी डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होने देंगे, प्रोसीजर को फॉलो करो। कोर्ट ने भी उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और जो पहले मजिस्ट्रेट ने जो उसके एफआईआर बनाने के आदेश दिए थे उसको भी कोर्ट ने रद्द कर दिया कि भाई इसको भी हम रद्द करते हैं। ठीक है, और प्रोसीजर क्या है वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ये आया स्पेशल जजमेंट एफआईआर यानी कि 156(3) के लिए। तो जिसको भाई अब 156(3) यानी कोर्ट से डायरेक्ट मुकदमा दर्ज करवाना है ना, तो प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूँ। पहले पुलिस स्टेशन, फिर एसपी ऑफिस, रसीद आपके पास में होनी चाहिए और रसीद के साथ में आपका एफिडेविट तैयार होता है और फिर 156(3) की एप्लीकेशन तैयार होती है, यानी कि 175(3) जिसको हम बोल देते हैं नए कानून में। फिर कोर्ट क्या करेगी, डायरेक्शन देती। कोर्ट कभी भी एफआईआर दर्ज करने की डायरेक्शन नहीं दे सकती है पुलिस को कि आप इस मामले में एफआईआर दर्ज करो। कोर्ट हमेशा इन्वेस्टिगेशन करने की डायरेक्शन दे सकती है पुलिस को। ठीक है, कई को काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कोर्ट करवा सकता है, वो हम एक आम बोलचाल में बोल देते हैं कि कोर्ट की रिस्पेक्ट के लिए, जैसे कोर्ट ऑर्डर सिर्फ यही देगी कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करो। अब इन्वेस्टिगेशन तभी होता है जब एफआईआर दर्ज होती है
और इंक्वायरी बिना एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो कानून के छोटे छोटे शब्द है ना, बहुत सारा हेर फेर कर देते हैं। तो आप जैसा भी समझो, तो जिसको भी 156(3) के तहत में 175(3) के तहत में कोर्ट से डायरेक्ट मामला बनवाना है तो उसको अब ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जी। थैंक यू। और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अच्छा लगा हो तो।